राम राम सा। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे साथियों को जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास याद करने में भी परेशानी होती है। इसके अलावा उनको आधुनिक काल जो है उसको याद करने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती हैं। जबकि आप अगर तैयार करोगे फिर सोचोगे तो आपको आधुनिक काल से सरल कोई सा भी काल लगेगा नहीं, क्योंकि आधुनिक काल जब अब तक है तो अब तक जब प्रवृत्तियों में लिखी गई हैं जो रचनाएं वो हमारे अनुसार हैं तो हम उनको आसानी से याद कर सकते हैं। जबकि जो पहले की रचनाएं हैं जैसे आदिकाल की, भक्ति काल की, तो उनकी तो भाषाएं भी अलग अलग थी और उन रचनाओं का याद करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन समस्या ये है कि आधुनिक काल में बहुत अधिक कवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो साथियों, अगर आप ये सोचते हो, लगभग सभी साथियों की ये परेशानी रहती है कि आधुनिक काल के कवियों की रचनाओं को कैसे याद करें, इतनी इतनी रचनाएं हैं और एक जैसी सी हैं तो इनको कैसे याद करें। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम सारे कवियों की और सारी रचनाएं याद कर लेंगे अंगुलियों पर, तो ये तो संभव होगा नहीं, ना तो आज तक हुआ है और ना ही मेरे हिसाब से तो होगा। किसी का अगर कंप्यूटर माइंड है तो वो कर सकता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक एक कवि की सैकड़ों सैकड़ों रचनाएं हैं, कितनी याद करोगे। उन रचनाओं में भी फिर कुछ काव्य रचनाएं हैं, कुछ जीवनियाँ लिखी गई हैं, कुछ कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, अलग अलग विधाओं को भी याद करना है तो कितनी करोगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था चारों कालखंडों को याद करने का तरीका आपको चारों कालखंडों के सबसे पहले जो समय है वो याद करना है। उसके बाद चारों कालखंडों की प्रवृत्तियों का याद करना है आपको कि आदिकाल में कौन सी प्रवृत्तियाँ थी प्रमुख, आदिकाल की, फिर भक्ति काल की, रीति काल की और आधुनिक काल की। अब आधुनिक काल में भी साथियों आधुनिक काल के उपविभाजन किए गए हैं। तो जिस प्रकार से आपने चारों कालखंडों का एक मैप, एक नक्शा अपने दिमाग में तैयार किया था, ऐसे ही आपको आधुनिक काल में भी जो अलग अलग उपविभाजन हैं उनका आपको सबसे पहले एक मैप यानी एक नक्शा बनाना है अपने दिमाग में भी और एक अपनी कॉपी में बना लो। पहले उसको मोटा मोटा लिख लो। आप उसको अलग अलग जो कालखंडों में बांटा गया है, जैसे अगर हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है वही सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है और उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर बात आधुनिक काल की जाए तो आधुनिक काल के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने जो उपविभाजन किया है वो अधिक मान्य है और उसको ही आपको याद करना है। जैसे कि कुछ लोग 1843 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, कुछ 1850 से मानते हैं, फिर कुछ कवियों ने, लेखकों ने 1857 से, क्योंकि 1857 में हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन फिर सर्वमान्य मत की बात की जाए तो 1868 में जो कवि वचन सुधा रचना प्रकाशित हुई थी, आधुनिक काल के जो प्रमुख हमारे कवि हैं उनकी जो प्रथम जो रचना प्रकाशित हुई थी उनसे काल विभाजन माना जाता है आधुनिक काल। तो आपको आधुनिक काल के विषय में जो अलग अलग भारतेंदु, जैसे सबसे पहला काल जो भारतेंदु माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी की जो प्रथम पत्रिका थी वो 1868 में प्रकाशित हुई थी, कवि वचन सुधा। तो लगभग लेखकों ने फिर 1868 से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। 1843 से लेकर 1868 तक के बीच के समय को संक्रांति काल नाम दे दिया गया। उसमें आप आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के रूप में पढ़ते हो उसको आप। तो 1868 से जैसे शुक्ल की बात की जाए तो उन्होंने तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था और दो कालखंडों में बांटा था, एक तो गद्य खंड और एक कविता खंड। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया था उन्हीं का सर्वमान्य है और आधुनिक काल में उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे उन्होंने 1857 से माना था डॉक्टर नगेंद्र ने, 1900 तक माना था। आधुनिक काल में सबसे पहला जो कालखंड था उनको भारतेंदु काल को उन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया था। उन्होंने सबसे पहला कालखंड जो है भारतेंदु युग है उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया था, क्योंकि उसी समय 1857 की क्रांति हुई थी और हमारे देश के लोग जागरूक हो रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे आज़ाद होने के लिए। तो उन्होंने आधुनिक काल के प्रथम जो उपविभाजन है उसको नाम उन्होंने पुनर्जागरण काल दिया था।
जिसको उन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक माना था। उसके बाद 1900 से 1918 तक डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग नाम दिया था। फिर 1918 से 1936 ईस्वी तक को छायावाद काल नाम दिया था। और फिर 1936 से लेकर उन्होंने प्रगति और प्रयोग दोनों को एक साथ जोड़कर 1953 तक उन्होंने प्रगति प्रयोग काल नाम दिया था। जैसे छायावाद 1836 तक मानकर उसके बाद छायावाद 2 तर्क काल नाम दे दिया उन्होंने, और उसके 2 उपविभाजन किए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो 1836 से 1843 तक तो प्रगति काल आता है, उसके बाद 1843 से 1853 तक प्रयोगवाद आता है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने आगे के जो कालखंड है उसको नवलेखन काल नाम दिया। उसमें फिर हम अलग अलग उपविभाजन पढ़ते हैं, जैसे नई कविता, साठोत्तरी कविता, ये सारे आधुनिक काल के उपविभाजन हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सारे उपविभाजन को अलग अलग याद करना है। आपको इनका समय सीमा इनकी याद करनी है कि कब से कब तक भारतेंदु काल यानी पुनर्जागरण काल चला था, फिर कब से लेकर कब तक द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल चला। उसके बाद छायावाद, उसके बाद छायावाद में ही हम अंत में पढ़ते हैं जैसे आलावाद को पढ़ते हैं, जिसके प्रमुख कवि जो हरिवंश राय बच्चन थे। उसके बाद प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद में नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल ये प्रमुख कवि थे प्रगतिवाद के। उसके बाद प्रयोगवाद पढ़ते हैं, तो प्रयोगवाद में तो जैसे हम तार सप्तकों को पढ़ते हैं, तो आपको तार सप्तकों के 7 तार सप्तक हैं 4, उनके आपको प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए, और उनके जो 7 कवि हैं उनको आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ही प्रश्न जो तार सप्तक है उनसे ज़रूर आता है, एक प्रश्न तो आता ही आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो आपको चारों जो तार सप्तक थे उनके आपको कब प्रकाशित हुए, उनका सन, और उनके जो 7 कवि थे उनमें उन 7 कवियों के आपको नाम याद होने चाहिए। उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस सप्तक में कौन सा कवि शामिल था या नहीं था। तो ऐसे आप सारी रचनाएं याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जिन रचनाओं को खास तौर से पुरस्कार मिले हुए हैं आधुनिक काल में, उन रचनाओं को तो आप ज़रूर याद कर लो। सबसे पहले तो जैसे किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, व्यास सम्मान मिला है, या फिर कोई और राज्य सरकारें देती हैं, जैसे यूपी सरकार द्वारा दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऐसे जो कुछ जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको आप ज़रूर याद करें सबसे पहले तो। उसके बाद इन उपविभाजन में जो प्रमुख कवि हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले काल पुनर्जागरण काल की बात करें तो उसमें हमें भारतेंदु जी की सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, सन सहित याद होनी चाहिए। उन्होंने कितने नाटक लिखे थे, कितने उपन्यास लिखे थे, उनकी सारी रचनाएं आपको ट्रिक से याद होनी चाहिए। और उन नाटकों में भी उनके कुछ अनुवादित नाटक थे, कुछ उनके मौलिक नाटक थे, वो आपको सारे याद होने चाहिए। उनको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, मौलिक को अलग और अनुदित को अलग। उसके बाद जैसे भारतेंदु काल में तो 7-8 कवि प्रमुख हैं, उनकी तो आपको रचनाएं याद करनी हैं। उसके बाद अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम पर तो इस कालखंड का नाम रखा गया है। तो द्विवेदी जी की सारी रचनाएं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी सारी रचनाएं। उसके बाद अगर छायावाद की बात करें तो हम छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी, इन चारों की आपको सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो और कवि बच जाते हैं ना, उनकी आपको सिर्फ पुरस्कृत रचनाएं ही याद करनी है, सारी कभी नहीं याद कर पाओगे। फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे इस बार के 2022 के पेपर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, 2020 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का उसमें भी एक आधी प्रश्न था। उससे पहले जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनमें कवियों की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पूछा गया था। यानी एक कवि की रचनाओं को दिया गया था, फिर उनका कालक्रम पूछा गया था कि इनको क्रम से बताओ, सबसे पहले कौन से प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी। प्रश्न जब ऐसे आ जाता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, और ऐसे आ भी सकता है। तो आपको जो प्रमुख कवि हैं इनकी प्रथम रचना तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप शुरुआती 2-3 रचनाएं याद कर सकते हो, और उसके बाद आप अंत की जो 2 रचनाएं होती हैं वो याद कर लो, सारी नहीं कर पाओगे। तो आप इतनी रचनाएं भी याद करके उनका सन याद करके आप उत्तर तक आराम से पहुंच पाओगे, क्योंकि उत्तर में सबसे पहले खास तौर पर जो उनकी प्रथम रचना होती है वही सबसे पहले दी गई होती है, और अंत वाली आप याद कर लोगे तो आराम से आप उत्तर तक पहुँच सकते हो। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, जब आप रचनाओं को बार बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। आप
को लिखना तो है ही नहीं, वहाँ आपको तो 4 उत्तर मिलेंगे और उन 4 उत्तर में से आपको एक सही उत्तर की पहचान करनी है। तो आपकी रचनाएं पढ़ी हुई होंगी तो उसमें से या तो ये पूछी जाएगी कि इस कवि की कौन सी रचना है या फिर नहीं है। तो आप उन रचनाओं को पढ़कर अगर आपकी 4-5 बार वो पढ़ी हुई हैं तो आप आसानी से पता लगाओगे, उत्तर तक पहुंच जाओगे कि ये रचना इस कवि की है या नहीं है। अगर रटने बैठोगे, ये सोचो कि मैं ट्रिक बना बना कर सभी की रचनाएं रट लूँ, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो बार बार साथियों द्वारा प्रश्न किया जाता है कि आधुनिक काल बहुत टफ लगता है और आधुनिक काल की रचनाएं कैसे याद करें, बहुत अधिक रचनाएं हैं। तो साथियों मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो ऐसे ही किया था। आप सारी रचनाएं याद करने ना बैठें, आप बार बार याद करोगे, बार बार पढ़ोगे, 4-5 बार अगर आपका रिवीजन हो जाएगा तो आप आसानी से पहचान जाओगे उन रचनाओं को, वहाँ पर उत्तर तक पहुँच जाओगे आप एग्ज़ाम में। उसके बाद जो मैंने बताई हैं, जैसे जो पुरस्कृत रचनाएँ हैं वो, और जो किसी भी कालखंड का जो प्रमुख कवि हैं, जैसे अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में नागार्जुन प्रतिनिधि कवि हैं प्रगतिवाद के, उनकी आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। ऐसे जो प्रमुख कवि हैं सिर्फ उनकी आपको सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। उन रचनाओं में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहानी है, ये नाटक है, ये उपन्यास है या फिर ये काव्य रचनाएँ हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगर आप अलग अलग बांट कर पढ़ोगे, अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, टफ ज़रूर लगता है। जो नए विद्यार्थी हैं, शुरू में पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि इतनी सारी रचनाएं कैसे याद होंगी। लेकिन आप पहले पीछे के प्रश्नों का, बहुत प्रश्न पत्र जो हैं, पेपर हैं पीछे के, उनका गहनता से अध्ययन करके देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि किसी जो प्रमुख कवि हैं उनकी किसी एक दो प्रमुख रचना पर ही बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं ये देखकर कि इतनी रचनाएं कैसे याद होंगी। आप तो मैंने जिस प्रकार से बताई हैं वैसे ही याद करने की कोशिश करो। हाँ, उनका आप एक अलग नक्शा ज़रूर तैयार कर लो अपने दिमाग में भी और एक कॉपी में बना लो। पहले उसके ऊपर विभाजन जो किए गए हैं आधुनिक काल के, उनको आप अलग अलग बांट लो। उनका कालक्रम याद कर लो, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ याद कर लो, यानी उस कालखंड की क्या विशेषताएँ थी प्रमुख, वो याद कर लो। उसके बाद उनके प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाएँ आएंगी। तो साथियों बार बार आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल सबसे मुश्किल लगता है और उसकी रचनाएं कैसे याद करें। तो इस प्रकार से आप रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हो। धीरे धीरे पढ़ने लगो। शुरुआत कठिन होती है लेकिन बाद में आपको अच्छे से याद हो जाएंगी सारी रचनाएं जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।